ट्रेडिशनल judicial system, traditional judicial system and न्यू जुडिशियल सिस्टम क्या है? ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम क्या है, क्या था, है नहीं, क्या था? ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम पहले समझ लो। ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम में जो था कि जुडिशरी जो थी टाइम टेकिंग और मैक्सिमम एक्सपेंसिव है, ठीक? टाइम टेकिंग एंड मैक्सिमम एक्सपेंसिव। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी अगर किसी इशूज या केस में पार्टिसिपेट कर रहा है या इफेक्ट हो रहा है तो उसी पर्सन को जुडिशियल रिलीफ मिलेगा। क्लियर? यानी मींस कि कोई आदमी जो आरोपी है या जिसके ऊपर ब्लेम लगा है या जिसके ऊपर आरोप आ रहा है, ठीक, वही व्यक्ति जुडिशरी में जाकर रिलीफ पा सकता है। क्लियर हो गया? अब इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो सोसाइटी आपकी सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिकल कैपेबल पर्सन, इकोनॉमिकल कैपेबल पर्सन इस प्रोसेस का बेनिफिट अपने फेवर में उठा रहा है और जुडिशियल प्रोसेस को लंबा लिंगर कर रहा है, लिंगर ऑन कर रहा है। परिणाम क्या होता है? समाज का सोशल इकोनॉमिकल रूप से कमजोर व्यक्ति न्याय की उम्मीद में, जस्टिस की उम्मीद में अपना सब कुछ गवा देता है, फिर भी उसे जस्टिस नहीं मिलती। दामिनी मूवी देखा है? क्या है उसमें स्पेशल डायलॉग? क्या है? तारीख पे तारीख। यही है ना, तारीख पे तारीख। तो एक समाज का जो कमजोर व्यक्ति है, जो सोशल एंड इकोनॉमिकल रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसे जस्टिस कहां मिली? उसे न्याय कहां मिला? उसे न्याय तो नहीं मिला। और जो सोशल एंड इकोनॉमिकल रूप से साउंड है, कैपेबल है, वह जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियल प्रोसेस का बेनिफिट अपने फेवर में उठा लिया, उठा लिया। इसलिए चीफ जस्टिस पीएन भगवती सोशल एंड इकोनॉमिकल बेस्ड जो नॉन कैपेबल पर्सन है, उन कैपेबल को प्रोवाइड द जस्टिस एक कंसेप्ट लेके आते हैं, लिबरल जुडिशियल प्रोसेस। लिबरल जुडिशियल प्रोसेस। लिबरल जुडिशियल प्रोसेस है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक? क्लियर? इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वह अपने कंडीशन से जस्टिस को प्राप्त करने में कोई उसकी जो कंडीशन है, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन है, वह उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही है, वह उसे अवरोध नहीं खड़ा कर रही। क्योंकि PIL का इंपैक्ट क्या पड़ा? PIL कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल जो नॉन कैपेबल पर्सन है, अगर किसी प्रॉब्लम से है
उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वह जुडिशरी में जाए और अपने लिए जस्टिस को अचीव करे। तो पीआईएल पर यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो सोशल एंड इकोनॉमिकल बेस्ड जस्टिस प्राप्त करने में कैपेबल नहीं है, तो उस पर्सन के बिहाफ पर उसका फ्रेंड, उसके रिलेटिव, उसके सोशल ग्रुप, एनजीओ उस इशूज को जुडिशरी में ले जा सकते हैं और जुडिशरी उस प्रोसेस को ठीक उसी प्रकार से करेगी जैसे जनरल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोशल एंड इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, सोशल एंड इकोनॉमिकल किसी को जस्टिस प्राप्त करने में या न्याय को प्राप्त करने में अवरोध खड़ा कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। एनिमीज एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन किसी भी पर्सन को जस्टिस अचीव करने में उसको क्या कर रही है, एक रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही, बल्कि स्टेट या गवर्नमेंट उसको फैसिलिटीज दी कि अगर कोई पर्सन अपने सोशल एंड इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी के बेस पर या बेस पर जिस जस्टिस को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसे दूसरे पर्सन के बिहाफ पर उसे ले सकता है। ये है लिबरल जुडिशियल प्रोसेस, है कि नहीं? लेकिन इसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ गया, जब लिबरल जुडिशियल प्रोसेस को पीआईएल के थ्रू लागू एक्सेप्ट किया गया, तो इंडिविजुअल इशूज या इंडिविजुअल केसेस पीआईएल के बेस पर जुडिशरी में एडमिट होने लगे, जिससे जुडिशरी के वर्क क्या हो गए, बढ़ जाते हैं। और इस वर्क के बढ़ जाने का इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जुडिशरी की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया कि किसी भी केस को हम पीआईएल के रूप में तभी एक्सेप्ट करेंगे या जब लास्ट डिसीजन कोर्ट का होगा और कोर्ट उसी केसेस को, उसी इश्यूज को पीआईएल के थ्रू एक्सेप्ट करेगी जिस केस का इंपैक्ट या ऑब्जेक्ट सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल करता हो। और सोशल इंटरेस्ट ही क्या है, सोशल जस्टिस है। तो ये कंसेप्ट आपका जो था, ये सोशल जस्टिस ऑफ जुडिशरी, ये पीआईएल के थ्रू आ जाता है। यानी मींस कि स्टेट का जो कंसेप्ट है, सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है, वो बेसिकली स्टेट को प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टेट को दिया जा रहा है। तो इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट है कि कौन पर्सन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फैसिलिटीज था, नॉन कैपेबल पर्सन ही होगा, क्योंकि कैपेबल पर्सन तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है। अब मेरा जो क्वेश्चन होगा कि जो नॉन कैपेबल पर्सन है उसके पास राइट टू लाइफ नहीं है, उसके पास जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार है तो स्टेट क्या कर रही है, उसके जीने के अधिकार को सिक्योर कर रही है, और उस सिक्योर में उसकी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ही उसे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाने से रोक रही है, तभी तो वह कहां जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ही उसे जाने से अगर रोक रही है, तो उस इकोनॉमिकल कंडीशन को हटाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और ये क्या है, यही है आपका, है कि नहीं? इकोनॉमिकल फैसिलिटीज दी जा रही है। तो स्टेट, दूसरा पहलू, मैंने ये
क्या किया? ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का नेचर है सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, यही है। और 1950 में आपका पॉलिटिकल सिस्टम यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक। और आपका पॉलिटिकल सिस्टम 74 इयर्स ओल्ड हो गया, 1950 टू 2024 पुराना हो गया कि नहीं? यानी 74 साल का बूढ़ा हो गया पॉलिटिकल सिस्टम। इस 74 साल में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन में कमी लाई है या वृद्धि हुई है? क्वेश्चन अब ये है। यानी मीन्स कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि डिक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, कि इसमें कमी आई है या बढ़ा है? बढ़ा है। कमी आई है। अगर कमी आई है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम सक्सेसफुली स्टेबल है, ठीक है। और अगर कमी नहीं आई है, अगर बढ़ रहा है, तो आपका फेल्योर द पॉलिटिकल सिस्टम। अब बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम सक्सेस है या फेल्योर? लेकिन 100% कुछ हो ही नहीं सकता, 100% तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 1950 की पोजीशन पर और 2024 की पोजीशन पर डिफरेंस है। तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? इसलिए कभी पूछा जा सकता है आपसे कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम सक्सेस है या पॉलिटिकल सिस्टम फेल्योर है, तो आपको इस बेस पर एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सक्सेस है। अब सक्सेस क्यों नहीं? सक्सेस क्यों नहीं? ये भी नहीं सक्सेसफुली, जैसे मान लो कि 1950 में जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन था, वो हम 70% मान लें। 70% पर्सन लोग सोशल एंड इकोनॉमिकल बेस पर वीकर सेक्शन में थे, 30% लोग अपर सेक्शन में था। अब यह पर्सन, ये जो रेशियो है 70 एंड 30 का, ये 70 एंड 30, 70% सोशल एंड इकोनॉमिकल बेस जो पोजीशन है वो अपर लेयर को उठा है। अब 30% फुलफिल नहीं हुआ, 30%। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन था कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम इज द डाउनफॉल। नो नेचुरल रिसोर्सेज, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो नॉन कैपेबिलिटी, ये पोजीशन थी कि नहीं? इसीलिए उस समय कहा जाता था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वह इकोनॉमिकल बेस बहुत क्या था? बहुत कमजोर था, बहुत क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने जो था कई चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे? एक चैलेंजेस जो स्टार्टिंग में ही मिल गया, वो है सेक्युलर वायलेंस। मिल गया था कि नहीं? उसके बेस पर तमाम प्रकार के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। और वहां पर दूसरी पोजीशन है, दूसरी स्थिति जो हो रही है, वह स्थिति यह है कि गवर्नमेंट को कमजोर यानी वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने के लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, और वह इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं था। थर्ड पोजीशन थी इंडियन सोसाइटी इज द एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी इन 1950, है कि नहीं? तो एग्रीकल्चर से बेस्ड सोसाइटी में क्या होता है?
मैक्सिमम लेबर होता है और मिनिमम इनपुट आता है। यानी मैक्सिमम हम इनपुट देते हैं और जितना हम इनपुट देते हैं उसके कंपैरिजन आउटपुट क्या है, लो है। जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि मिनिमम इनपुट होता है और मैक्सिमम क्या होता है, आउटपुट। ये पोजीशन है, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में एक पूरी की पूरी जो इस स्थिति है ये डेवलप कर रही है। तो इस बिहाफ पर अगर हम पूरे सिस्टम को अगर देखते हैं तो एक यही रीजन दिखता है कि स्टेट कैपेबल होना चाहिए। इसी पर एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट आएगा, शायद मैं आप लोग को बताया भी, सोशलिज्म एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया। हेडिंग कहीं डाल दीजिए, सोशलिज्म एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया या लिबरलाइजेशन पॉलिसीज 1991। समाजवाद किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? DS Nakra versus Indian Union 1984, Supreme Court has been defined that socialism is the basic structure of the Indian Constitution. यही है ना जी, इंडियन यूनियन 1984, DS Nakra versus 1984 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समाजवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिफाइंड द सोशलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए ठीक। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल इक्वलिटी। और लेकिन इकोनॉमिकल इक्वलिटी आएगी कैसे? ये तब होगा जब नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तब तक सोसाइटी में इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी होगी। जिस सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी वहां पर अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक, अब इस अनइक्वलिटी को अगर खत्म करना है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसका नेशनलाइजेशन कर देती है। तो डिमोलिश ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल इक्वलिटी इन सोसाइटी। यानी मींस कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो रही है। अब छोड़ो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? संपत्ति क्या है? अभिषेक, संपत्ति क्या है? ये भी नहीं माना। अब पूरी लड़ाई इसी पर होती है। प्रॉपर्टी इज द ओनरशिप, स्वामित्व है। समझ रहे कि नहीं? तो ये ओनरशिप कुछ लोगों के पास हो जाए तो सोसाइटी में अनइक्वलिटी आएगी कि नहीं? अनइक्वलिटी आ गई, और अनइक्वलिटी आएगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो इस ओनरशिप को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? नेशनलाइजेशन करती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? नेशनलाइजेशन कर रही है।